एक वायरस, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ भाई साहब, मैं लोगों को बता दूँ कि मैं जूलॉजी के अंदर भी पीएचडी हूँ और मैं एजुकेशन के अंदर भी पीएचडी हूँ। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कौन सा विषाणु लोगों को, सरकारों को ये बताता है कि मैं इतने महीने के बाद इतने बजे से इतने बजे आऊँगा और अब मैं इस एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करूँगा। तो इस षड्यंत्र को लोगों को समझने की जरूरत है। जिस दिन टिकैत साहब के आंसू गिरे उसी दिन मेरे ऊपर मेरी नौकरी पे गाज गिरी थी, वो रात एक ही थी। मैं आज अभी आपके चैनल से घोषणा करता हूं कि अगर बलदेव सिरसा जी की सेहत पे आंच आई, अगर उनकी जिंदगी पे आंच आई, तो शहर के शहर नहीं देश के देश जलेंगे। खुद कहता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, किसान आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला है, ये धरती गुलाम हो जाएगी। मनीष ग्रोवर को पैर पकड़वा के जो माफी मंगवाई गई, जिसपे बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ है कि अकेले में मंगवाई गई, वहां पे मैं अकेला नहीं था, मेरे 10 साथी कमेटी के सदस्य थे और 32 मेंबर, जिसमें सतीश नांदल जो कि वहां से विधायकी का इलेक्शन लड़ चुके हैं वो भी थे, मनीष ग्रोवर स्वयं उपस्थित थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरा पहला दिन या पहला मौका नहीं है, किसान आंदोलन के अंदर भी मेरा 7वां महीना है, क्योंकि जब किसान आंदोलन के बारे में हमने बातचीत शुरू की तो सरकार ने जो पहली तलवार चलाई थी, सरकार क्या कर सकती है किसानों का, किसान नेताओं का, किसान अगुवाओं का, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास व्यापार नहीं है, उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं ठहरा नौकर आदमी, तो मेरी नौकरी छीनने का पहला काम जनवरी महीने के अंदर, जिस दिन टिकैत साहब के आंसू गिरे उसी दिन मेरे ऊपर मेरी नौकरी पे गाज गिरी थी, वो रात एक ही थी। उस रात मेरे हाथ मेरे घर पे बिना किसी कारण के मेरा निलंबन पत्र ठहराया गया था, उधर से टिकैत साहब के आंसू गिर रहे थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो आप कह रहे थे कि आपका यहाँ स्वागत है, उस रात मैं सिरसा की भूमि पे रात को 9 बजे यहाँ पे पहुंचा था, जिस रात टिकैत साहब के आंसू गिरे थे। और मैं उन सिरसा के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फूल माला लेकर हजारों की संख्या में मेरा स्वागत किया था। तो सिरसा से मेरा बहुत लंबा नाता जुड़ गया है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं कि जिस तरह की भी रणनीति प्रशासन और सरकार के खिलाफ अपनाई जाती है, चाहे वो पहले 3 घंटे का रोड जाम रहा हो, आपको ध्यान ही होगा क्योंकि आप किसानों के साथ हैं, उससे बाद में एलपीजी के गैस के दाम बढ़ने, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पे हमने कुछ लगाया हो, देवेंद्र बबली का कांड रहा हो, टोहाना कांड रहा हो, हिसार कांड या रोहतक कांड रहा हो, हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉल देते हैं वो प्रतीकात्मक होती है, संकेतात्मक होती है। हम जब ये कहते हैं, मैं इस बात को बहुत जोर से कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ आंदोलन के अंदर कि मोदी की गर्दन दबोच दूंगा, तो इसका लिटरली ये मतलब नहीं होता है कि मैं मोदी के सामने हूँगा और मोदी की गर्दन सच में दबा दूंगा। प्रतीकात्मक बातें होती हैं जब हम इस तरह की कॉल देते हैं कि हम कल 2 घंटे के लिए जाम करेंगे, तो असल में 2 चीजें कर रहे होते हैं हम। नंबर 1 के प्रशासन को हम ये कह रहे होते हैं कि हम लोग जिंदा कौम हैं और हम संघर्ष करना जानते हैं, और दूसरी तरफ हम खुद को ये बता रहे होते हैं। देखिए, करीब करीब 300 साल तक अंग्रेजों ने हमारी धरती पे राज किया, उसके बाद 74 साल से हमारे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन आम जन को, चाहे अंग्रेजों का राज था या फिर आज हमारे जो लोग हैं शासक हैं उनका राज रहा हो, लेकिन आम जनता को कभी अपनी क्षमता, अपने आप को ये भरोसा दिलाने का समय नहीं मिला कि हम जिंदा कौमें हैं और हम इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ना जानते भी हैं और हमारे अंदर ये क्षमता भी है। तो जब हम इस तरह की कॉल देते हैं तो हम अपने आप को भी ये एहसास करा रहे होते हैं कि हम जिंदा हैं और हम हर जुल्म, हर जोर के खिलाफ अपनी बात उठाना जानते हैं।
किसी साथी ने मुझसे ये कहा, जब हम मनीष ग्रोवर के खिलाफ 5वें दिन के अंदर एंटर कर गए थे, तो किसी साथी ने कहा कि आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे और एक सॉरी बुलवाओगे मनीष ग्रोवर से। मैंने उस साथी को कहा कि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से बचाने के लिए। आज हमने जो कमाया हम सर्वस्व लुटा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा चाचा ताऊ इस औकात में थे कि वो इन सरकारों की आंखों में आंखें डाल के अपने सवाल पूछ पाएं और उनके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ पाएं, ताकि तुम लोग जो है वो स्वतंत्र, असल में स्वतंत्र, जो भगत सिंह कह रहे थे मरने से पहले, मैं बस सेंटेंस पूरा कर लूं, आपका सवाल जानता हूं आने वाला है। भगत सिंह ने जब मरने से पहले 1931 में ये बात कही कि आज एक तरह की आज़ादी तो हम लोग आपको दिलवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह की आज़ादी के लिए आप लोगों को खुद जंग लड़नी पड़ेगी। आज वो दूसरी तरह की आज़ादी की जंग हमने शुरू कर दिया और हम निश्चित तौर पे इसको जीत के लौटेंगे। एक आज का नया मुद्दा जी जी जी, इसके बारे में क्या कहना? मेरा फ़ोन भी टेपिंग पे लगा है। डॉक्टर देवेंद्र मेरे साथ खड़े हैं, इनका फ़ोन भी टेपिंग पे लगा है। अगर आप इनको नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ इनको, अभी अभी मिल गए मुझे यहाँ पे। जी जी जी, डॉक्टर देवेंद्र जो है इंडिया के सबसे बड़े पेरेंटिंग कोच हैं। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपने कौटिल्य बच्चे, चोटी वाले छोटे से बच्चे का नाम सुना होगा, उसके ट्रेनर रहे हैं। और इनका अपना बच्चा, अगर आप गूगल पे आज लिखे वंडर किड ऑफ इंडिया यशस्वी बलारा, उसके गर्वित पिता जो है डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं और मेरे साथी हैं और मैं गर्व महसूस करता हूँ। तो चलिए आप उस मुद्दे में आए, जैसे ये हो रहा है विपक्ष को मोदी मीडिया ने विपक्ष राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। बिल्कुल, ये सच्चाई बात है कि ये, हालांकि मैं मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको पप्पू बना दिया और इतना कांग्रेस में हो रहा है। और ये जो टेपिंग का मामला है, इसके बारे में आप कल फोन टेप किया जा रहा था जी, तो इसके बारे में विशेष क्या कहना चाहिए? मैं विशेष ये कहना चाहूँगा कि संविधान की हत्या हो रही है जब आपको अपनी निजी बातें करने का हक ना हो, जब आप सोशल मीडिया पे या खुले रोड के ऊपर अपने सवाल ना उठा पाए। आप राजधानी, जो आपके अपने देश की राजधानी है, उसमें जाने के लिए आपको सड़क के ऊपर गाड़ी गई कीलों का सामना करना पड़े। ये सारी चीजें इंगित करते हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर संविधान में जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमें बोलने की स्वतंत्रताएं दी गई थी, हमें स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रताएं दी गई थी, वो सारी स्वतंत्रताएं शनै शनै धीरे धीरे हमसे छीनी जा रही हैं। और ये विडंबना की बात है कि आज भी लोग अपने घरों में सो रहे हैं, रोड पे नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये जितनी भी स्वतंत्रताएं, फोन टेपिंग का आपने बात की है, मैंने तो बात की है कि राजधानी के अंदर विचरण करने की, मैंने तो बात की है कि यहाँ इधर दिखाएं लोगों को कि ये एक ऐसी जगह है जिसको हम लघु सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के अंदर जो है जनहित के कार्य होते हैं, यहाँ हमें जाने की मनाही है, यहाँ पे बैरिकेड है। यहाँ पे बैरिकेड होने का मतलब क्या है कि हमारे संवैधानिक अधिकार हमसे छीन लिए गए हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ नहीं जा सकते हैं। मैं इस वक्त हथियार बंद नहीं हूँ, मेरे पास कोई झंडा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो क्या मैं सचिवालय के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? क्या मैं चाहूँ मैं 11,000 का चालान भुगत के आया हूँ दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर किसानी झंडा लगा था, क्योंकि मैंने उनकी गुलामी का प्रतीक मास्क नहीं पहन रखा था, जो मैंने अब भी नहीं पहन रखा है। लेकिन अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी हैं, मत उठाइए, उधर कैमरा नहीं घूमेगा। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ही जानते हैं कि इससे, मैं बायोलॉजिस्ट भी हूँ, आपको नहीं पता होगा, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने MBA HR के अंदर भी मैंने अपनी डिग्री पाई और फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ। आज देश की जनता को जागने की ज़रूरत है। आज दिक्कत ये है कि धीरे धीरे आपके संवैधानिक अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत हम कठपुतलियों से लड़ाए जा रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत हम कठपुतलियों से लड़ाए जा रहे हैं। किन कठपुतलियों की बात कर रहा हूँ? खट्टर कठपुतली नंबर 1,
उसके बाद दुष्यंत कठपुतली नंबर 2 और उसके बाद सबसे बड़ी कठपुतली जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री है मोदी। क्यों कह रहा हूं मैं इनको कठपुतली? क्योंकि बिल गेट्स से लेके और अंबानी अडानी तक जो लोग पूंजीवादी हैं, जिन्होंने 1% लोगों ने विश्व की सत्ता पे कब्जा कर रखा है, उन्होंने आज नहीं, आज से करीब 4 दशक पहले 1980 के अंदर वन वर्ल्ड वन ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक मुहिम शुरू की और उसके तहत ये सरकारें जो चाहते हैं वो बनाते हैं। आपको ये पता ही होगा कि 2011 के अंदर जब लोगों की जो आज सत्ता में बैठे उनकी मंशा हुई कि हम सरकार में आए, तो 52 चैनल खरीदे गए थे, जिसमें से 25 चैनल एक ग्रुप ने खरीदे और 27 चैनल दूसरे ग्रुप ने खरीदे। 52 चैनल जो है अडानी और अंबानी 2 लोगों ने खरीदे। दूसरी तरफ 2011 के अंदर आधार पूनावाला, जो कि ये जब पहली वेव आई थी, जब 24 मार्च को ताली और थाली बजवाई जा रही थी, उससे पहले भारत के मीडिया के अंदर वीडियो उपलब्ध है। आधार पूनावाला आके कहते हैं कि जिस वैक्सीन की जरूरत पड़ने वाली है 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है। मैं अभी की बात करता हूँ इसी महीने की, जब WHO कहता है कि तीसरा वेरिएंट आएगा और बच्चों को प्रभावित करेगा। पहला सवाल तो ये उठता है, पहले बुजुर्ग, फिर जवान, फिर बच्चे, अब गर्भ के बच्चे और उसके बाद आने वाली पुश्तें। मैं पूछ रहा हूँ एक वायरस, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ भाई साहब, मैं लोगों को बता दूँ कि मैं जूलॉजी के अंदर भी PhD हूँ और मैं एजुकेशन के अंदर भी PhD हूँ। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कौन सा विषाणु लोगों को, सरकारों को ये बताता है कि मैं इतने महीने के बाद इतने बजे से इतने बजे आऊँगा और अब मैं इस एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित करूँगा। तो इस षड्यंत्र को लोगों को समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी कुर्बानियाँ होंगी, हमें हलाल किया जाएगा, लेकिन कम से कम हलाल होने से पहले एक एहसास हमारे अंदर होगा कि हमने अभी जो वर्तमान की पुश्तें हैं और जो आने वाली पुश्तें हैं उनको जगाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं भाई साहब 1,60,000 की नौकरी कर रहा था, मैं आज सड़क पे बैठा हुआ हूँ, 7 महीने से बैठा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं। मैं किसी इंटरव्यू में ये नहीं बताता हूँ कि मेरी नौकरी छिनी है, मैं केवल अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस समाज ने आज 50 साल लगभग मुझे हो गए इस समाज में जीते, मुझे स्वतंत्रता दी कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चलूँ, जो मैं चाहूँ वो पढ़ूँ, जो मैं चाहूँ वो देखूँ और जो मैं चाहूँ वो बोलूँ। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग जो है जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। तानाशाही बैकडोर से स्थापित की जा रही है। लोगों से आग्रह करता हूं कि आज जाग जाएं। 2024 में इनको उखाड़ फेंकने का अगर आपने सपना पाल लिया है तो आपका सपना गलत है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं, संघ खुद कहता है 2024 के बाद कोई इलेक्शन नहीं होने वाला है, किसान आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं होने वाला है, ये धरती गुलाम हो जाएगी। केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, चंद लोग जो है इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोरोना के नाम पे, टीके के नाम पे, बीमारियों के नाम पे और आंदोलनों के नाम पे हमारे ऊपर लगाम कसी जा रही है। आज हमें ज़रूरत है कि हम इसके खिलाफ लामबंद हों। कुछ कुर्बानियाँ होंगी, हमेशा होती है, मैं हमेशा कहता हूँ बड़े आंदोलन कुर्बानियों के बिना नहीं चलते हैं। अगर आप यहाँ पे परसों होते तो जब मैं यहाँ आया था तो मैंने ऐलान किया था कि मैं आज और अभी आमरण अनशन के ऊपर बैठ रहा हूँ। हालांकि कमेटी ने मुझे कहा आप ये घोषणा करने के लिए ऑथराइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फैसला किया गया एक आदमी एक समय पे आमरण अनशन पे बैठेगा। हमारे बलदेव सिरसा जी जो बहुत ही पूजनीय हैं, मेरी 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनके साथ बैठ के सिंगू बॉर्डर पे बातचीत होती रही है। आज उनकी हालत हम देख रहे हैं, उनकी सेहत मेडिकल बुलेटिन के अनुसार डाउन जा रही है। मैं आज अभी आपके चैनल से घोषणा करता हूँ कि अगर बलदेव सिरसा जी की सेहत पे आँच आई, अगर उनके जिंदगी पे आँच आई, तो शहर के शहर नहीं देश के देश जलेंगे और इस प्रशासन को, इस सरकार को कुछ मूलभूत सीख मिलेगी कि जनता के खिलाफ होके जनता के ऊपर राज नहीं किया जा सकता है। कल का जो 2 घंटे का जाम है, 2 घंटे का जाम है जी, उसके लिए लोगों के लिए संदेश, लोगों के लिए संदेश ये है कि जो लोग जिंदा कौमें
जो हैं उनसे संबंधित हैं, वो लोग दो ही ऑप्शन उनको दे रहा हूँ। अगर आपके अंदर संघर्ष करने का मादा नहीं है तो घर में रहने का मादा होगा। उस वक्त उस 2 घंटों के दौरान घर से ना निकलें, और अगर आपके अंदर ये ताकत है कि आप तानाशाही ताकतों के खिलाफ लामबंद हो सकते हैं, हौसला दिखा सकते हैं, तो उस 2 घंटे के दौरान ना हॉर्न बजा के जाम किए हुए लोगों को परेशान करें, बल्कि जहां पे आपको ये लगे कि यहाँ पे इस गली में गुजरने का रास्ता है, उन रास्तों को जाम करें। किसान आंदोलन को, जन आंदोलन को, कमेरे वर्ग के आंदोलन को ताकत प्रदान करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको असुविधा होगी, लेकिन ये असुविधा आपकी आने वाली पुश्तों के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों से अच्छी होगी। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ पे परिवार के परिवार ऐसे हैं जिनके पैरों में लोहे की बेड़ियाँ डाली जाती है और केवल एक टाइम का सत्तू दे के उनसे उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर आज मजदूरी कराई जा रही है। बिहार, महाराष्ट्र, आपका आसाम, ऐसे इतने 6 प्रदेश इसके उदाहरण हैं जहाँ पे आज से 15 साल 20 साल पहले यही कृषि कानून लाए गए। आज आसाम के अंदर, आसाम के प्रतिनिधि हमें आके बताते हैं कि आप लोग तो सड़कों पे आने की हिम्मत तो रखते हैं, हमारे यहाँ इतना दमन हो चुका है कि हम लोग जो पहले पॉपुलेशन रजिस्टर में किसान लिखे जाते थे, आज हमारे कॉलम के अंदर मजदूर लिखा जाता है। और जो लोग यहाँ व्यापारी बन के आए थे, आज वो 2-2 हजार एकड़ के चाय बागान के मालिक हैं और पॉपुलेशन रजिस्टर में उनके सामने किसान लिखा जाता है। यही बात थी, मैं आखिरी सेंटेंस कह दूं, यही बात थी जिस पे मोदी जी 2016 से अब तक ये कह रहे थे कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैं इस पे मोहर लगाता हूं, लेकिन मोदी जी ने उस टाइम पे ये नहीं बताया कि उस वक्त किसान कौन होंगे। उस वक्त किसान होंगे अडानी, उस वक्त किसान होंगे अंबानी, उस वक्त किसान होंगे आधार पूनावाला, और उनकी आय तो अभी लॉकडाउन के अंदर 354 गुना बढ़ चुकी है। आप अगर आंकड़े देखते 354 गुना इस लॉकडाउन के तहत, जब आप जैसे मेरे जैसे साथी जो हमारे मुलाजिम साथी हैं उनकी आय बिल्कुल जीरो हो गई। जो लोग प्रोफेसर कहलाते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, आज वो मेरे घर में ठूठी ठीक करने आते हैं और गर्व से कहते हैं सर मैं प्रोफेसर हुआ करता था। जो लोग प्रोफेसर से मजदूर पे आ गए, उनकी आय की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जो लोग अडानी अंबानी जैसे जो इन सरकारों का पोषण कर रहे हैं, वो जो है किसान होंगे और उनकी आय 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 250 गुना नहीं, 354 गुना अब से पहले हो चुकी है। और अगर ये कानून किसानों ने लागू करने दिए तो उनकी आय कई हजार गुना हो जाएगी। इन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और क्या ये सिर्फ किसान के बच्चे बर्बाद होंगे इससे डॉक्टर साहब, या ये जो मुलाजिम यहाँ खड़े हैं इनके बच्चों पे क्या असर? सबके बच्चे बर्बाद होंगे। आज सबके बच्चे घरों में बंद हैं। अगर किसी के बच्चे जो है एक अडल्ट एज से नीचे हैं तो आज वो अपने अंदर एक डर और एक भय पाल रहे हैं। अगर हमारे बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, तीसरी वेव लाने के नाम पे प्राइमरी स्कूल खोलने की आज घोषणा हो चुकी है। क्यों खोलना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली जा रही है? यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं खोली जा रही है कि वो लोग कहीं इस आंदोलन के अंदर शामिल होके और इस देश के अंदर से ऐसी तानाशाही ताकतों को भगाने का काम ना कर दे। ये चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं पहले की जो सरकारें होती थी, मैं कांग्रेस को माफ नहीं कर रहा हूं, कारण ये है कि डॉक्टर साहब ने इस पर रिसर्च की है। PHFI 2006 के अंदर उस वक्त लाई गई थी जब कांग्रेस का राज था। मैं ये कहना चाहता हूं चैनल के ऊपर कि ये जो कृषि कानून बनाए गए, इसको केंद्र को बनाने की ताकत अगर किसी ने दी तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर ये ताकत दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि लुटेरों का कोई नाम और कोई पार्टी और कोई शक्ल नहीं होती है, ये लोग एक साथ हैं। हमें इन सारी लुटेरी ताकतों के साथ एक साथ मिलना होगा। ये चाहते हैं कि ये जो युवा आज कई महीनों से घर के अंदर बंद हैं, ये टेंस हो जाएं, अवसादग्रस्त हो जाएं, ताकि जब ये हिंदू, मुसलमान, जाट, सिख, नॉन जाट ये नाम ले तो ये लोग घरों से निकले और एक दूसरे को बर्बरता से काटना शुरू कर दे। ये षड्यंत्र चल रहा है। डॉक्टर साहब एक बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब आपने शायद मेरी न्यूज़ देखी होगी जी। 17 तारीख को
जब पहला दिन था यहाँ, तो उस टाइम मैंने एक जनता से अपील की थी। जनता से अपील ये की थी कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हमारा आंदोलन है, आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि यदि ये 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो इसके लिए, जैसे मैंने उस टाइम कहा था, उदाहरण दिया था कि ये टमाटर हम 10-15 रुपए किलो ले रहे हैं तो हमें 100 रुपए किलो मिलेंगे। गेहूँ आज 1900 या 2000 रुपये ले रहे हैं तो ये 5000 से ऊपर मिलेंगे। अन्य पदार्थ भी वो अभी बढ़ चुके हैं। ये आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जनता का आंदोलन जो है, जनता की हक की बात जो है, मेरा अन्नदाता, मेरा किसान वो बात कर रहा है, ये मेरी भावना है। इसके लिए आप क्या करें? गरीब के ऊपर क्या असर पड़ेगा और नौकरियों के ऊपर? साथ ही अगर मुझे 2 मिनट का समय हो कि मैं इस पे बात रख सकूं, तो आपने अगर तीनों कृषि कानून पढ़े हों, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, एग्रीमेंट खेती एक्ट है। ये आम आदमी नहीं पढ़ सकता। जी जी, मैं बता रहा हूँ। मैं शॉर्ट में आप ये बताएंगे कि असर क्या पड़ेगा, जनता पर असर क्या पड़ने वाला है। मैं साथी वही कह रहा हूँ, मैं साथी वही कह रहा हूँ। जनता का जो हक है, जो छीना जा रहा है, जो हम पे कानून थोपे जा रहे हैं, वो किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं। जब पूरी देश की जनता को ये चाहिए कि वो आके सड़कों पर बैठे। इनका कहना यह है कि सर, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उन लोगों की लड़ाई है जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन नहीं है, दुकानदार हैं जो पीडीएस के थ्रू पैसा लेते हैं और जो नौकरी करते हैं, उनके ऊपर क्या असर? साथी बोझ तो जनता पर पड़ना है ना। बिल्कुल, मैं साथी आपको यही बात कहना चाहता था कि कानून के अंदर एक बात लिखी है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहला एक्ट, जिसके सेक्शन 2 के भाग बी और ए के अंदर एक बात लिखी है। मैं इसलिए बताना चाहता था कि आप भी समझें और आगे लोगों को बताएं। ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर जो बागवानी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर सब्जियां आती हैं, उसके व्यापारी किसान से खरीदने के बाद रेट 2 गुने कर सकता है और जो अनाज है उनके रेट 1.5 गुने कर सकता है। इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि आज मैं किसान हूं, आप व्यापारी हैं, आप मुझसे 20 रुपए में अनाज खरीदेंगे और इसी सत्र के अंदर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 40 रुपए में बेचेंगे। ऐसा मैंने कोई कानून इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद नहीं देखा। उनको ये लाइसेंस दिया गया है कि आप किसान से 20 रुपए में खरीदें और इसी साल के अंदर 40 रुपए में। उसके बाद कहते हैं कि अगले साल जो इसी चीज की कीमत जो तय की जाएगी वो पिछले साल के उच्चतम भाव को निम्नतम मान के की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर व्यापारी ने पिछले साल 40 रुपए किलो बेचा था तो इस साल जो कीमत खुलेगी व्यापारी के बेचने के लिए, ना कि किसान के खरीदने के लिए, वो 40 रुपए से खुलेगी और फिर से वही नियम लागू होगा कि आप 2 गुना कर सकते हैं। यानी दूसरे साल कीमत 80 रुपए, तीसरे साल 160 रुपए, चौथे साल जो है 320 रुपए और 5वें साल 640 रुपए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे ये लिखा है कि अगली कीमत जो तय की जाएगी 5वें साल के अंदर, वो पीछे के 5 सालों की औसत ली जाएगी। इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि किसान से 20 रुपए में जो चीज खरीदी जाएगी वो 5 साल के बाद 640 रुपए प्रति किलो बेची जाएगी। यह इन कानूनों के अंदर लिखा है। मैं इसलिए कहता हूं कि आगे आने वाला वक्त ऐसा होगी कि माँ बहनें अपने नाक की पुल्ली, अपने कान के गहने, अपने गले की गंठियां निकाल के 1 किलो गेहूं या 1 किलो आलू लेने जाएंगी तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही होने वाला है। एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि लंबा हो रहा है समय, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी, जब ये बात हुई थी, आज से मैं करीब 6 महीने पहले बात कर रहा हूं, जो आखिरी बार 22 जनवरी को बात हो रही थी, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए मोदी जी बोल रहे थे। आपको याद होगा कि मोदी जी ने ये कहा कि इस देश के अंदर 70% लोग जो है वो किसान हैं। इस देश की जनसंख्या 136 करोड़ है, उसके 70% अगर आप निकालें तो करीब 90-92 करोड़ लोग होते हैं। इस कानून के अंदर लिखा गया कि ये 90-92 करोड़ लोग न्याय के लिए जो है केवल एसडीएम तक जा सकते हैं, और एसडीएम भाई साहब वो आदमी है जिसके बनने के लिए कानून की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा व्यक्ति 92 करोड़ लोगों
लोगों के लिए न्याय देने के लिए बिठाया गया, जिसके पास न्याय की कोई एक्सपीरियंस और कोई डिग्री नहीं है। दूसरी तरफ आगे ही लिखते हैं कि जब वो काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें व्यापारी और जो किसान है वो एक साथ आएंगे, तो किसान अपने साथ अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नहीं कर सकता है। अंग्रेजों के समय में या आज भी एक भी कानून ऐसा नहीं बना कि कोई व्यक्ति न्याय मांगने आए और उस व्यक्ति को वकील करने की मनाही हो। इस देश के अंदर ये कानून होता था कि यदि आप गरीब हैं और वकील नहीं कर सकते तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि 92 करोड़ लोगों को न्याय से वंचित रखने का ये षड्यंत्र इन कानूनों में लिखा है, और लोग अगर अभी भी नहीं जागे तो 136 के 136 करोड़ न केवल न्याय के लिए बल्कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए इस देश में हालत ये होने वाली है कि जिस दिन आपको अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने को मिलेगा उस दिन आप धन्यवाद किया करेंगे तानाशाहों का कि आज मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज ही जाके नौकरियां, ड्रेसेस सब त्याग दें और अपने आने वाली पुश्तों के लिए अपने आप को इस आंदोलन के अंदर, जो केवल कृषि कानूनों के ऊपर आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन गया है, इसके लिए झोंक दें। हमारी शहादतें होंगी लेकिन हमारी आने वाली पुश्तें जो है वो स्वतंत्र हवा के अंदर सांस ले पाएंगी। जन को